हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम चालू करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बारे में। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि आपके रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। तो ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम में तो आएगा ही, एग्जाम में भले ही कम इंपॉर्टेंट हो लेकिन रियल लाइफ में ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का ही खेल है। आप देखते हैं बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं ये लोग इतनी सारी फीस लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि इन लोग इंटरप्रीट उस हिसाब से करते हैं, लॉ का मीनिंग ऐसा निकालते हैं कि भाई अपना क्लाइंट केस जीत जाए। 10-10 हजार करोड़ के केसेस होते हैं, 10-10 हजार का टैक्स बचा के देते हैं, तो ये कैसे क्या करके देते हैं? तो ये सब इंटरप्रिटेशन का खेल है। ये सब वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सोच के देखो, अगर आपने किसी का सिर्फ 1 करोड़ रुपए भी बचा दिया, सिर्फ 1 करोड़, 1 करोड़ बहुत कम हो जाता, 100 करोड़ रुपए बचा दिया, तो कम से कम आपको 2% तो दे ही देगा। तो 2% अगर दे दिया उसने आपको, 2 करोड़ रुपए, तो अच्छी खासी इनकम हो जाती है आपकी। 2 करोड़ रुपए एक केस में मिल रहा है आपको। ऐसे आप साल में 10 केस कर लो, बस हो गया, और क्या करना है आपको? 20-25 करोड़ बहुत हो जाते हैं। तो ये इंटरप्रेट, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो एक एक स्टैंडिंग का, एक बार सिर्फ जाके कोर्ट में खड़े रहने के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, जो सिर्फ एडवाइस देने के 10 लाख रुपए देते हैं, मिलने के भी नहीं। एडवाइस अगर उन्होंने सिर्फ मेल पे आपका क्वेरी लिया और मेल पे आपको रिप्लाई किया, उसकी फीस वो 10 लाख रुपए ले लेंगे। ये सब क्यों ले पाते हैं इतनी फीस? क्योंकि इनकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स उतनी जबरदस्त है। ठीक है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत कुछ बताती है। इंटरप्रिटेशन स्किल्स जितनी अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे, आप उतनी अच्छी एडवाइस दे पाओगे टू अवर क्लाइंट। या इवन आप अगर जॉब पे हैं तो जॉब में भी आप कंपनी के लिए उतना अच्छा कर पाएंगे, उतना परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है? इंटरप्रिटेशन। हर चीज के इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन स्किल्स आपको डेवलप करने में ये वाला चैप्टर बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो देखो, इंटरप्रिटेशन, ये जो चैप्टर है हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं, इट इज नॉट एन एक्ट। ये कोई एक्ट ही नहीं है, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ये कोई सेक्शन नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पे, कोई सेक्शन के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये सिर्फ रूल्स है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना इसके बारे में आपको डिटेल बताई गई है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट था, वहां पे एक्ट था, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज नॉट एन एक्ट। it is only the rules for interpretation. तो these are the rules for interpretation. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, पहली चीज। डीड्स, ये क्या होता है ये भी देखेंगे, एंड डॉक्यूमेंट्स। तो डीड्स की तो डेफिनेशन ही हम देखेंगे इस चैप्टर में, डॉक्यूमेंट्स की भी डेफिनेशन हम देखेंगे। सिर्फ एक स्टैट्यूट वर्ड जो है ये मैं आपको समझा के बता देता हूँ। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जब स्टैट्यूट वर्ड लिखा जाता है कहीं पे भी, तो स्टैट्यूट का क्या मतलब है? तो स्टैट्यूट का मतलब होता है, जब कोई भी एक्ट है, तो आपको पता है लॉ में क्या क्या आता है? एक्ट आता है। लॉ में क्या आता है? लॉ में रूल्स भी आते हैं। जैसे आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, तो एक्ट है, रूल्स है। ठीक है, फिर नोटिफिकेशंस आते हैं, फिर सर्कुलर्स आते हैं, ये सब चीजें आती है। ठीक है, ईटीसी और भी चीजें ऐसी आती है। ये क्या हो गया? ये एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन, ये सब हो गए, ये लॉ बनता है। और भी क्या चीजें आती है? और आते हैं जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉस। ठीक है, और क्या आते हैं? कस्टम्स, कस्टम्स, यूसेज ऑफ ट्रेड, यानी तौर तरीके जो चले आ रहे हैं वो भी लॉ का हिस्सा बन जाते हैं। ये आपको पता है सब। तो ये पूरा मिला के क्या बना है आपका? ये मिला के बना है आपका लॉ। अब जब मैं बोल रहा हूं स्टैट्यूट, तो देखो लॉ है, लॉ में क्या है? एक्ट अलग चीज हो गई। और स्टैट्यूट का क्या मतलब होगा? तो स्टैट्यूट का मतलब होता है ये, सिर्फ ये। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज रिटन लॉ। तो रिटन लॉ इज कॉल्ड एज स्टैट्यूट। तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ पे इनका इंटरप्रिटेशन सीखने वाले हैं, एक्ट का, रूल्स का, सिर्फ एक्ट का नहीं। हम यहाँ स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बाकी जो भी डायरेक्शंस, डायरेक्टिव्स वगैरह, ये सब चीजों का, ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ऑर्डर्स इशू किए गए। ये ऑर्डर का मतलब कोर्ट ऑर्डर से नहीं है। पिछले चैप्टर में भी जहां जहां वर्ड ऑर्डर आया,
तो वहां ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था, वो ऑर्डर क्या था, जो रूल्स वगैरह जैसी चीजें होती है, रेगुलेशंस होते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूट, ये पूरा मिला के बनता है रिटर्न लॉ यानी स्टैट्यूट। ये मैं आपको इंग्लिश लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ, इंग्लिश लॉ मीन्स जो इंग्लैंड का लॉ है। ठीक है, अपने यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है स्टैट्यूट और लॉ में। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि पूरा लॉ स्टैट्यूट है, बट फिर भी क्योंकि मैं अपन टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं तो मैं पूरा टेक्निकल लेवल पे जाके आपको बताऊंगा। तो स्टैट्यूट और लॉ में और एक्ट में भी फर्क है। तो स्टैट्यूट मीन्स द रिटन लॉ, रिटन लॉ का मतलब है, अब आप बोलोगे, कोई बोलेगा सर ये तो ठीक है नहीं लिखा है, लेकिन केस लॉस तो रिटन होते हैं। मैंने ही आपको बताया हूँ फाउंडेशन लेवल पे कि केस लॉस जो होते हैं वो पूरा उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड वगैरह पढ़े थे आपने, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, लिखित रूप में होता है। तो ये क्यों नहीं है फिर रिटन लॉ में, ये क्यों नहीं है फिर स्टैट्यूट में? क्योंकि क्या ये कानून बनाया गया है? तो आंसर है नहीं। तो स्टैट्यूट का क्या मतलब है? स्टैट्यूट का मतलब है जो कानून बनाया गया है, ये बनाए गए हैं, ये चीजें क्या है, ये एक्चुअल में बोला गया है, ये करना है, ऐसा करना है, वो है। तो जो भी प्रोसीजर है, जो भी रूल्स है, ये लिखे गए हैं। ये कैसे आ गया? ये तो कुछ था नहीं और झगड़ा हुआ, और इसीलिए कोर्ट गए, और कोर्ट जाके जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, दैट हैज बिकम द लॉ। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लिखे गए हैं जब मैं बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या है, जो बाय प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, या जो भी एक्ट कोई प्रोसीजर देता है, वो प्रोसीजर के हिसाब से वो बनाया गया है। ये बनाया गया नहीं है, ये बन गया है। ठीक है, तो ये बन गई वाली चीजें जो है ये स्टैट्यूट में नहीं आएंगी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो एक्चुअल में बोल रहे हैं वो हमको देखना है। ये बोला नहीं गया था इसीलिए तो झगड़े हुए। ठीक है, तो ये बोला नहीं गया तो इसका इंटरप्रिटेशन करना ही नहीं है, जो बोला नहीं उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे? तो आपको इंटरप्रिटेशन किसका करना है? इनका, स्टैट्यूट। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में लोग स्टैट्यूट लॉ ये दोनों एक ही मानते हैं, बट फिर भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, और एक्ट भी क्या होता है ये भी अब आपको पता है। तो एक्ट, स्टैट्यूट, लॉ, ये सब में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? द स्टडी रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी मीनिंग निकालना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आप डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड है, तो पार्टनरशिप डीड का भी इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, उसमें जो लिखा है अगर वो एम्बिगियस है, उसमें भी तो झगड़े हो सकते हैं। एक जन बोल रहा नहीं इसका मीनिंग तो ऐसा था, दूसरा बोल रहा नहीं इसका मीनिंग ऐसा था। जैसे मैं, दीपिका और कैटरीना, हम तीनों पार्टनर थे। अब वहां पे एक क्लॉज हमने लिख दिए थे। अब दीपिका उसका अलग मीनिंग निकाल रही है और कैटरीना अलग मीनिंग निकाल रही है, तो इसका असली मीनिंग क्या होगा? तो ये इंटरप्रिटेशन स्किल्स से पता लगेगा। जब आप इंटरप्रिटेशन स्किल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो अप्लाई करेंगे, तब पता लगेगा इसका असली मकसद क्या है। इनफैक्ट ये जो है ये कोर्ट यूज करता है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स जो है अपन तो करते ही हैं, लेकिन कोर्ट भी यूज करता है। जैसे एक जगह एम्बिग्यूटी, एक स्टैट्यूट में, कोई एक्ट में एक जगह कुछ लिखा है, दूसरी जगह कुछ लिखा है, तो यहाँ पे कोर्ट भी जब इसका इंटरप्रिटेशन करेगा तो कोर्ट यही वाले रूल्स लगाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाले। ठीक है, तो ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं, ये रूल्स आपके बहुत काम के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, और ये मेन जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ रहेगी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ऐसा है। So first of all, we must understand what these terms and some other terms denote. तो इनका मतलब समझते हैं हम सबसे पहले। It would therefore be important for us at this stage itself to understand the term statute, जो मैंने already बता दिया। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो भी हम देखेंगे, जो आपने जनरल क्लॉजेस एक्ट में पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पे एविडेंस एक्ट के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। बोथ द डेफिनेशंस आर वेरी सिमिलर। तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे मैंने जो चार चीजें विभाजित करके दिया था वो यहाँ पे आपको नोट्स में स्पेसिफिकली करके दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो बाजे वाजे बजाते हैं, जैसे आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला लिया, तो नहीं उसकी बात नहीं हो रही। इंस्ट्रूमेंट यानी क्या होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट ही है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो देखेंगे अपन। ठीक है, फिर डीड, डीड यानी ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, जैसे पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, तो ये सब क्या है, डीड है। गिफ्ट डीड, तो ये इसकी डेफिनेशन, अभी अपन डेफिनेशन देखेंगे, एक एक ये टर्म को उठाएंगे अपन और उसको समझेंगे। फिर बताया इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी क्या, तो हर चीज अपने को समझना है, एक एक करके अपने को ये देखना है। तो सबसे पहले स्टैट्यूट, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, स्टैट्यूट का क्या मतलब है। टू द कॉमन मैन द टर्म स्टैट्यूट जनरली मीन्स द लॉ एंड लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ एवरी सॉर्ट,
वैसे कॉमन मैन, जनरल व्यक्ति, अगर मैंने आपको ये सब नहीं बताया तो आपके लिए भी स्टैट्यूट का क्या मतलब हो गया? स्टैट्यूट मीन्स लॉ, ठीक है? तो कहीं से भी आए, जो भी सोर्स हो उसका, आपको तो पता नहीं है, अगर आप लेमैन है, आप नॉर्मल एक व्यक्ति है जिसको कानून के बारे में कोई चीजें नहीं पता है, तो आप तो इवन केस लॉ को भी एक स्टैट्यूट मान लोगे, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया कि ये अपने लिए टेक्निकल लैंग्वेज में अपन केस लॉस को स्टैट्यूट नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो वही बताया गया यहाँ पे, टू द कॉमन मैन द टर्म स्टैट्यूट जनरली मीन्स द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ एवरी सॉर्ट, हर प्रकार के, विदाउट कंसिडरिंग फ्रॉम विच सोर्स दे एमनेट, यानी कहाँ से आए हैं, कौन से सोर्स से आए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। जो नॉर्मल व्यक्ति है, एक लेमैन है, वो क्या बोलेगा? जितने लॉ है वो सब स्टैट्यूट है, ठीक है? ये किसके हिसाब से हो गया? ये नॉर्मल एक लेमैन के हिसाब से हो गया, बट अपन लेमैन नहीं है, अपन तो टेक्निकल सेंस में देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं कानून को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा, फिर केस लॉज, कस्टम्स, यूसेज ऑफ ट्रेड। तो इसमें से स्टैट्यूट कौन सा है? तो स्टैट्यूट इज ओनली दिस पार्ट, ठीक है? अगर आप कॉमन मैन को बोलोगे तो कॉमन मैन क्या बोलेगा? वो बोलेगा ये पूरा ही स्टैट्यूट है, लॉ और स्टैट्यूट में उसको फर्क नहीं समझता, ठीक है? लेकिन हम क्योंकि टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये भी आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि स्टैट्यूट और लॉ में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और ये ज्यादातर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अपन तो बोल रहे जनरल कॉमन मैन को, लेकिन इवन बहुत सारे प्रोफेशनल होने के बाद भी लोगों को नहीं पता होता है कि भाई स्टैट्यूट लॉ इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो ऐसा है। So to the common man, the term statute generally means the laws and regulations of every sort without considering from which source they emanate. फिर however the term statute has been defined as a written will यानी जो एक्चुअल में लिखा गया है of the legislature solemnly expressed according to the form necessary to constitute it the law of the state, ठीक है? तो जो कानून बनाने के लिए, टू कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए जो वर्ड्स यूज किए गए दैट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूट। फिर वो एक्ट के फॉर्म में हो, रूल्स के फॉर्म में हो, रेगुलेशंस के फॉर्म में हो, या फिर ऑर्डर्स हो, डायरेक्शंस हो, नोटिफिकेशंस हो, तो ये किसी भी प्रकार से सर्कुलर्स हो, तो ये सब चीजें क्या रहेगा? दीज विल बी कॉल्ड एज स्टैट्यूट। नॉर्मली द टर्म डिनोट्स एन एक्ट, नॉर्मली एक्ट आता है इसमें, enacted by the legislative authority that is the parliament of India. The constitution does not use the term statute, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये वर्ड नहीं है, इसीलिए मैंने बताया ये जो स्टैट्यूट में बता रहा हूँ ये कहां से बता रहा हूँ? इंग्लिश लॉ से, ठीक है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट, दो वन फाइंड्स द टर्म्स लॉ यूज्ड एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह आपको लॉ वर्ड देखने को मिलेगा। द टर्म्स लॉ इज द टर्म लॉ इज डिफाइंड एज इंक्लूडिंग एन ऑर्डिनेंस, पिछले चैप्टर में आपको बताया मैंने ऑर्डिनेंस में क्या फर्क क्या पड़ता है, ऑर्डिनेंस, एक्ट, ये सब का। फिर ऑर्डर, बायलॉज, बायलॉज यानी रूल्स बोल सकते हैं आप, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एंड द लाइक। तो ये सब द टर्म लॉ इज डिफाइंड एज, इसमें ये सब चीजें आएगी, ठीक है? इन शॉर्ट स्टैट्यूट सिग्निफाइज द रिटन लॉ, तो देखो क्या बोल दिया? रिटन लॉ। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इट इज द रिटन लॉ, ठीक है? इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द अनरिटन लॉ, तो अनरिटन लॉ नहीं, रिटन लॉ। तो रिटन लॉ इज ट्रीटेड एज स्टैट्यूट, ठीक है? रिटन लॉ यानी केस लॉस जो है उसको हम रिटन लॉ नहीं बोलते, वो लिखा गया था क्या? नहीं, वो तो बाद में झगड़ा हुआ और बाद में वो कानून बना, ठीक है? तो इट इज नॉट द रिटन लॉ, ठीक है? तो ऐसा है। फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। आपने पिछले चैप्टर में देखा था, सिमिलर डेफिनेशन है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगी और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लैरिफाई भी हो जाएंगे, ठीक है? तो और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मैं इस चैप्टर में, वही चीज जो हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो आपने जनरल क्लॉजेस एक्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डॉक्यूमेंट, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, हम किसके हिसाब से देख रहे हैं अभी? एविडेंस एक्ट states that the document means, तो डॉक्यूमेंट यहां पे से फर्क ये है, यहां मीन्स बोला है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या लिखा था? डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, यहां वर्ड लिखा है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, फिर से वर्ड आया मैटर, ठीक है? कोई तो भी चीज, कोई तो भी चीज जो लिखी गई है, ठीक है? एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के ऊपर, बाय मीन्स ऑफ, मीन्स, मीन्स यानी किस तरीके से? तो लेटर्स के रूप में, फिगर्स के रूप में, मार्क्स के रूप में, या इसके कॉम्बिनेशन, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स।
intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. तो चार वर्ड्स जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही जब मैंने डेफिनेशन समझाया था डॉक्यूमेंट की, वहीं पे मैंने आपको डिटेल में बताया, यहाँ फिर से बताया गया है। तो देखो एग्जाम्पल्स, राइटिंग इज डॉक्यूमेंट, राइटिंग जो रहेगा वो डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड है, वो भी डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड जो रहेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ्स आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स। तो देखो फोटोग्राफ भी डॉक्यूमेंट है। इवन मैंने तो आपको बहुत सारी चीज ऐसी बताया था कि एक आदि मानव है, वो आदि मानव यानी केवमैन, वो केवमैन ने केव में रह रहा था एक दिन, और उसने बैठे बैठे वहां पे एक पत्थर पे कोई पत्थर उठाया, बाजू में पड़ा था, उस पे कोई नकाशी कर दिया, उसने कोई कलाकारी कर दिया, कोई रंग वगैरह उसने बना दिया, कोई ऐसा चित्र बना दिया हिरण वगैरह का, डियर वगैरह का। तो ऐसे केसेस में ये क्या ये डॉक्यूमेंट हो गया? आंसर इज यस, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, एनी सब्सटेंस। ठीक है, पत्थर पे भी लिखी हुई चीज डॉक्यूमेंट हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन परमानेंट फॉर्म के होना चाहिए, तो ये परमानेंट फॉर्म है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। परमानेंट यानी एकदम ऐसा नहीं कि कभी खत्म ना हो, परमानेंट फॉर्म यानी एक ऐसा नहीं कि बस अपन ने लिखे और इधर मिट गया, तो दैट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे आपने रेत में उसका नाम लिख दिए और समुद्र की लहर आएगी मिटा जाएगी, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन पत्थर पे आपने उसका नाम लिख दिया, झाड़ पे उसका नाम लिख दिया तो दैट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऐसा है। तो रहता है, वुड कार्विंग होती है, आपने देखा होगा, वुड रहता है, उस पे नाम लिख के दिया जाता है, नेम प्लेट लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऐसा है। तो देखो सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अब आप फिर ये नहीं बोलना कि सर आपने यहाँ पे क्लॉज क्यों बोला, आपको अब पता है क्लॉज और सबसेक्शन का डिफरेंस। ठीक है, तो वो सेक्शन 3 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर सेक्शन 2 में क्लॉजेस होते हैं ना, नहीं, मैंने बोला था जहां जहां लिस्ट है वो क्लॉजेस है। जैसे ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन की लिस्ट दी गई है, तो दीज आर क्लॉजेस। ठीक है, तो ऐसा है। तो सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट स्टेट्स दैट द टर्म डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, सिर्फ फर्क ये है, ऊपर क्या बोला मीन, यहां पे बोल दिया इंक्लूड, एनी मैटर, फिर से वही है मैटर। ठीक है, रिटर्न एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ, मीन्स letters, figures or mark, or by more than one of those means which is intended to be used, जिसका यूज किया जा सकता है, और which may be used for the purpose of recording that matter। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या है, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही फर्क दिखता है आपको, यहाँ मीन्स लिखा है और यहाँ पे इंक्लूड लिखा है, शैल इंक्लूड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ये एग्जॉस्टिव बोलो या इंक्लूसिव बोलो, दोनों डेफिनेशन सही हो गई। आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, और पूछी जाएगी तो आप कोई भी एक भी लिखते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। द मेन पॉइंट इज आपको ये 4 पॉइंट को एलोबरेट करना चाहिए, जो मैंने आपको आगे करके बताया हूँ। जनरली डॉक्यूमेंट्स कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द मैटर, the first element, matter is the first element, its usage with the word any matter shows that the definition of the document is comprehensive। comprehensive यानी it covers almost everything, सब चीज, बहुत सारी चीजें आ सकती है। comprehensive यानी which covers everything। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि our notes are comprehensive, इसमें सब चीजें हैं, तो आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं। comprehensive का मतलब it contains everything, इसमें आपको चार्ट्स भी दिख जाएंगे, टेबल्स भी दिख जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे comprehensive। ठीक है, तो मैं आपको सभी दे रहा हूँ, आपको ये बुक दे रहा हूँ अलग से, फिर आपको ये मिलेगा, एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, एमसीक्यूज मिल रहे हैं उसमें, फिर आपको अलग से शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। वही चीज यहाँ बोला है, मैटर में जब एनी वर्ड लिख दिया है तो उसका मतलब है इट बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो इसमें सब चीज आ गई, कॉम्प्रिहेंसिव यानी बहुत सारी चीजें इसमें कवर करता है। फिर सेकेंड पॉइंट है रिकॉर्ड। द सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी, दिस सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी बाय राइटिंग, एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर सब्सटेंस, थर्ड इज द सब्सटेंस, जिसके ऊपर लिखा जाएगा, मैटर कहां लिखा गया है, तो कोई भी जो चीज के ऊपर आपने मैटर लिखा है तो दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑन विच द मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है ना, वही जो दिमाग में है आपके, कम्स टू फाइंड अ परमानेंट फॉर्म, तो ये वर्ड मैंने आपको बोला था। तो ऐसी चीज जहां पे आपके मन की जो चीज है, आपके जो मन में है, दिमाग में है,
वो चीज को एक परमानेंट फॉर्म दिया गया, तो जिसके ऊपर ऑन विच अ मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, इंटेलेक्चुअल यानी वही दिमाग से संबंधित, ठीक है, कम्स टू फाइंड अ परमानेंट फॉर्म। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है, इंटेलेक्ट का मतलब होता है विवेक, विवेक यानी सोच समझ, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट, ठीक है। तो सब्सटेंस जिसके ऊपर लिखा गया है वो। फिर फोर्थ है मीन्स, मीन्स यानी किस प्रकार से, तो बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, इसको हम बोलते हैं मीन्स। मीन्स यानी प्रकार, मीन्स 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 प्रकार, मीन्स का मतलब प्रकार, ठीक है, किस प्रकार से। तो दिस रिप्रेजेंट्स फोर्थ एलिमेंट बाय विच सच परमानेंट फॉर्म is acquired, and those can be letters, any figures, marks, symbols which can be used to communicate between two person। तो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, it can be even symbols। आपने सिंबल दे दिया तो दैट इज ऑल्सो, सिंबल बना के आपने भेज दिया, आपने ऐसा सिंबल बना के भेज दिया, तो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसा है, बट परमानेंट फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो ये देखते हैं, वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे और एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ और भी चीजें इसमें आ सकती है। जैसे एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट पे कुछ लिख दिया, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे ट्रॉफीज होती है, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। एक पार्चमेंट है, पार्चमेंट यानी जैसे शीप की स्किन है, उसके ऊपर कुछ लिख दिया, पुराने जमाने में होता था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। तो ऐसी कोई भी चीज, कैरिकेचर, कैरिकेचर क्या होता है, कैरिकेचर जो पेपर में आता है, जैसे छोटा सा एक इंसेट में कोई कार्टून बना होगा जिसमें मोदी जी बने होंगे, राहुल गांधी जी बने होंगे, तो ये इन लोग का कुछ ऐसा कार्टून बना के कोई ऐसा फॉर फन कुछ तो भी किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर। भले कुछ वर्ड्स लिखे या ना लिखे, सिर्फ आपको पिक्चोरियल पिक्टोरियल फॉर्म में बता दिया गया है, तो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। इवन अ फोटोग्राफ इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में इवन फोटोग्राफ आ जाएगी, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो चार चीजें इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैटर, तो मैटर यानी कुछ चीज लिखी गई, रिकॉर्ड करने के लिए, सब्सटेंस के ऊपर, और बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, कोई भी प्रकार से, ठीक है। तो ये चार चीज होना चाहिए उसमें। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जो मैटर है जो आपके मन में है, दैट शुड बी द मेन थिंग। दूसरी चीज है कोई एक रिकॉर्ड के लिए आपको आगे के लिए रखना है, किसी भी प्रकार से रिकॉर्ड, भले आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। वर्ड क्या है, वर्ड लिखा है those means which is intended to be used or which may be used, even if it was not intended but it may be used, ठीक है, for the purpose of recording that matter। तो आप भले नहीं रखना चाह रहे बट रिकॉर्ड हो गया। जैसे आदि मानव जो था, केवमैन जो था, उसने पत्थर पे कोई कलाकारी कर दिया, वो उसको याद रखने को नहीं किया था, उसने बस किया और भूल गया, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। मैंने उसकी तस्वीर बना लिया, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ, मैंने उसकी तस्वीर बना दिया, उसकी यानी आपकी भाभी की, तो मैंने तस्वीर बनाया, और वो जो तस्वीर है वो तस्वीर को मैंने फ्रेम करके लगा दिया, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई एक सब्सटेंस पे बनाया ना, कैनवास के ऊपर बनाया, कहीं भी कोई भी सब्सटेंस पे बनाया, ठीक है, तो दैट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट में बहुत चीजें आती है। बचपन में आप जब पैदा हुए थे तो आपके अड़ोस पड़ोस वाले या कोई रिलेटिव्स ने कोई बर्तन ला के दिए होंगे, छोटा सा एक गंज होगा, पतीला होगा, वो ला के दिया होगा, किसी ने ग्लास दिया होगा, किसी ने चांदी की कटोरी दिया होगा, उसमें आप देखोगे वहां नाम लिखा है, तो वो नाम लिखते हैं, तो ची का सौ, ची सौ का, जो भी नाम होगा, पिंकी तरफे भेंट, ऐसा लिखा होता है, यानी ये गिफ्ट है करके, हमारे तरफ से आपको गिफ्ट, तो ऐसा लिखा होता है। तो ये जो लिखते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट बन सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी चारों चीजें मौजूद है। क्या है, देयर इज अ मैटर, कोई तो भी चीज, नाम, रिकॉर्ड रखने के लिए हमने दिए थे, याद रहना चाहिए, सब्सटेंस के ऊपर लिखा है, थर्ड पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट बाय मीन्स ऑफ कुछ भी फिगर्स, लेटर्स, मार्क्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट, ऐसा है। फिर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी क्या, तो इसकी भी डेफिनेशन हम दूसरे एक्ट से लेके आते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट states that instrument includes every document। तो इंस्ट्रूमेंट यानी वो भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, लेकिन कौन सा, बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी इज और पर्पस टू बी क्रिएटेड, क्रिएट कर रहे हैं कोई राइट्स, कोई अधिकार क्रिएट हो रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट से, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर्ड, जैसे सेल डीड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड, खत्म करना, एक्सटिंग्विश यानी खत्म करना, और रिकॉर्डेड। सिंपल एग्जांपल से समझो,
इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट में फर्क क्या है? डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बोला फोटोग्राफ इज अ डॉक्यूमेंट, क्या फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट है तो वो इंस्ट्रूमेंट है? आंसर है नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट यानी एक ऐसी चीज जिससे आपका अधिकार दिखता है, अधिकार संबोधित होता है, या तो आप अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी, या ट्रांसफर नहीं कर रहे लेकिन दिख रहा है उससे। जैसे कि आपकी आरसी बुक, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगी, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये क्या है? दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? आंसर इज यस, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। उसमें क्या है? उसमें नाम लिखा है कि इनके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जरिए कोई राइट्स, कोई कोई भी चीज, कोई अधिकार वगैरह ट्रांसफर किए जा रहे हैं, या फिर किसी को दिए जा रहे हैं, या इवन खत्म किए जा रहे हैं। कई बार अधिकार छोड़े जाते हैं, एक्सटिंग्विश करना। जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी पे अधिकार था, हक था, मैंने वो हक छोड़ दिया, उसका एक डॉक्यूमेंट बना दिया, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? तो इंस्ट्रूमेंट में हर वो चीज जिसके द्वारा अधिकार क्रिएट किए जाते हैं, बनते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर तीसरी चीज है डीड। अब ये भी एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। क्या आपकी आरसी बुक डीड है? नहीं, ये डीड नहीं है। डीड क्या होती है? डीड एक ऐसी चीज है जो इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, और जिससे कोई अधिकार दिए जा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। देखो, इंस्ट्रूमेंट में भी अधिकार थे लेकिन उसमें दिए जाए ये जरूरी नहीं था। हो भी सकता है इससे दिया जाए, लेकिन सिर्फ लिखा है उसमें, दैट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आरसी बुक, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आप उससे ट्रांसफर नहीं कर रहे। डीड का क्या मतलब है? जिसके द्वारा ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं डीड। जैसे कि पार्टनरशिप डीड से कुछ राइट्स वगैरह ट्रांसफर किए जा रहे हैं या उत्पन्न किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीड। यहाँ पे ये जो आरसी बुक है ये सिर्फ बता रहा है। तो ये, मैं ये नहीं बोल रहा कि डीड डॉक्यूमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हर डीड इंस्ट्रूमेंट रहेगा। देखो एग्जांपल, एक गोला बना के देखो। मैंने क्या बताया आपको? जैसे कि ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ गया? इवन पेंटिंग वगैरह भी आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, मैं इसीलिए पेंटिंग लिख रहा हूं। और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड, क्या डॉक्यूमेंट नहीं है? है, वो भी डॉक्यूमेंट है। फिर इसके अंदर सेकंड जो आएगा डॉक्यूमेंट के बाद है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा? तो इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे आरसी बुक, आपकी रजिस्ट्रेशन, जो आरसी बुक रहता है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। फिर आखिरी डीड। डीड का भी एग्जांपल लिख लो, जैसे कि सेल डीड। सेल डीड क्या है? दैट इज अ डीड। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप। ठीक है, और बहुत एग्जांपल दे सकता हूं मैं, लेकिन आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो हर डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, हर डीड एक डॉक्यूमेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो ये जरूरी नहीं। पेपर में जो कैरिकेचर आया, जो कार्टून आया, वो कार्टून एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या वो कार्टून इंस्ट्रूमेंट है? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या उससे कोई अधिकार दिए गए थे या अधिकार दिख रहे थे? तो नहीं, दैट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर वैसे ही और भी पेंटिंग। पेंटिंग मैंने इसीलिए पेंटिंग एग्जांपल लिया क्योंकि पेंटिंग इज अ डॉक्यूमेंट बट इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आरसी बुक इज इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेल डीड इज अ डीड, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये ऐसे डायग्राम्स बना लिया करो, डायग्राम्स बहुत काम आते हैं। ये मैंने आपको बचपन से बोला हूँ, बचपन से, यानी मेरा बचपन नहीं, आपका बचपन, जब आप मेरे से बचपन में आके पढ़ रहे थे, फाउंडेशन से पढ़ रहे थे। अब कुछ लोग तो 11th 12th वाले भी हो गए, तो एकदम ही बचपन से पढ़ रहे हैं वो लोग। तो तब से मैंने आपको ये सब चीजें बोला हूँ, डायग्राम्स बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ गया होगा कि क्या क्या फर्क है डॉक्यूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में एंड डीड में। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये बताया अगला पॉइंट, डीड। द लीगल ग्लॉसरी डिफाइंस डीड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो जो लीगल डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? लीगल डेफिनेशन बोलती है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला था? इट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंट है वो डीड हो सकता है। ठीक है, होगा ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग और अदर लेजिबल रिप्रेजेंटेशन और वर्ड्स
ऑन पार्चमेंट और पेपर। तो पार्चमेंट यानी क्या? पार्चमेंट यानी स्किन पे लिखा जाता था पहले, जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो थिन स्किन होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था, दैट वाज यूज्ड एज अ पेपर। ठीक है, तो उस टाइम पे पेपर प्रोडक्शन के मिल्स वगैरह नहीं होती थी, तो कैसे लिखा जाता था? ऑन द स्किन ऑफ शीप। शीप हो गया या गोट हो गया, इन लोग के स्किन पे लिखा जाता था। तो दैट इज कॉल्ड एज पार्चमेंट और पेपर। परपटिंग टू इफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन यानी वही डिस्पोज करना, ट्रांसफर करना, किसी और को देना। ठीक है, सिंपली स्टेटेड, आसान शब्दों में, डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्दो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉट बी डीड। तो ये मैंने ऑलरेडी जो आपको बताया, वो डायग्राम से देखोगे तो समझ जाएगा। हाउएवर इन इंडिया देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन सीम्स टू बी मेड बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डीड्स। ठीक है, तो ये मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन आप अगर इंस्ट्रूमेंट और डीड इंटरचेंजेबली यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ बेसिक है, इन पे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ मीनिंग देख रहे हैं एक एक वर्ड का, तो अपन बहुत डिटेल में देखेंगे, मैं बहुत डीप में बताऊंगा आपको, और इतने अच्छे से ये कवर हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, आपके सीनियर्स होंगे, कुछ होंगे, यार वो जनरल क्लॉजेस तो समझता ही नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो समझता ही नहीं। तो ये क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो समझा हुआ नहीं है, उनको समझे ही नहीं है उनने कभी, वो रटने के पीछे गए, उनको बता दिया हाँ ये है, इसको रट लेना, ये डेफिनेशन कर लेना, वो गलत है। आपको समझ के पढ़ना चाहिए। आप ऐसे रटने का कर ही नहीं सकते। सोच के देखो, मैंने आपको बोला रट लो, तो आपको अगर समझेगा ही नहीं तो कैसे रटोगे? रटने के लिए भी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि काम आती है, आपका माइंड काम आता है कि भाई समझी रहेगी तो आसानी से याद रहेगी चीजें, फिर रटना भी हो जाएगा। लेकिन सीधा बोल दिया कोई रट लो, ये वाली डेफिनेशन बस रट लेना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग कर लेते हैं तो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, 99% लोगों को नहीं होता है ये। ठीक है, और समझ गया तो फिर आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप रिवाइज होगा और वो याद हो जाएगी चीज, रट जाएगी चीज। ठीक है, तो रटना तो चाहिए ही नहीं, आपने सिर्फ समझना चाहिए। अभी देखो, अपना कोर्स ऑलमोस्ट 80% खत्म होने आ गया है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं बोला हो कि कोई चीज रट लो। ठीक है, तो ऐसा है। जो अर्ली बर्ड वाले हैं उनका तो ऑलमोस्ट 100% खत्म होने आ गया, ये आखिरी चैप्टर है उनके हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा है। फिर इंटरप्रिटेशन, ये भी जो वर्ड है, ये वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन आपको क्वेश्चंस आना चालू होंगे यहाँ से। इनफैक्ट यहाँ से ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है यहाँ से चालू होंगे, तो अभी टाइम है। बट मैं ये नहीं बोल रहा ये मत पढ़ो, ये पढ़ोगे तभी आगे समझेगा, नहीं तो पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझेगा। तो पढ़ते जाओ समझ समझ के। तो देखो, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है बाय विच द रियल मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ द एक्ट। तो असली मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ द एक्ट, ऑफ एन एक्ट और अ डॉक्यूमेंट एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जो भी इंटेंशन है, जो भी मेन एम है, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन एनेक्टिंग इट और ऑफ द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो और द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट, तो क्या बोल दिया? तो जिससे रियल मीनिंग आएगा एंड द इंटेंशन, क्या मकसद था, क्यों बनाया गया था वो। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? आप इंटेंशन जानो कि ये कानून बोलना क्या चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, रियल मीनिंग जानो आप उसका, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। कि मीनिंग क्या है, वर्ड्स तो ठीक है लेकिन उसका मतलब क्या है, क्यों बनाया गया। जब तक आप उसका रीजन नहीं जानोगे तब तक आप उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। आपको रीजन समझना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के स्किल्स होना चाहिए। आपको बहुत प्रकार की चीजें दिखेगी, जैसे हो सकता है कि उसने आके आपको बोल दी कि आई लव यू, बोल दी उसने, उसके बाद बोल दी एज अ फ्रेंड। तो आप अगर गलत इंटरप्रेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। या उसने सिर्फ इतना बोल के गई और कुछ बाकी बोली च नहीं, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन उसका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है वो आपको भाई मानती हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसको आपसे शादी करना हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, चाहिए हो सकता है। रहते हैं, अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन है। तो ये इंटरप्रिटेशन कैसे समझेगा आपको? तो ये आपको रियल मीनिंग समझेगा जब आप ये रूल्स समझोगे, ये रूल्स पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको रियल मीनिंग निकालना है, तो सिर्फ मीनिंग नहीं निकालना, रियल मीनिंग। ठीक है, तो रियल मीनिंग और इंटेंशन, इंटेंशन समझना चाहिए कि वो चाहता क्या है, वो चाहती क्या है, जो भी। तो क्या चाहती है, दैट इज द इंटेंशन। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जो स्किल है, इसमें आपको रियल मीनिंग निकालना है और इंटेंशन देखना है। So interpretation is the process by which the real meaning of an act or a document and the intention of the legislature in enacting it
इज असर्टेन्ड, तो जिसके द्वारा रियल मीनिंग निकाला जा रहा है, इंटेंशन निकाला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन सिग्निफाइज एक्सपाउंडिंग द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्योर वर्ड्स. एक्सपाउंडिंग यानी मतलब मीनिंग, उसको मीनिंग देना. एक्सपाउंडिंग द मीनिंग ऑफ द एब्स्ट्योर वर्ड. एब्स्ट्योर का मतलब एब्स्ट्योर ही होता है. एब्स्ट्योर का एक्चुअल मकसद मतलब जो रहता है वो एब्स्ट्योर होता है. एब्स्ट्योर यानी जो क्लियर नहीं है, जो डिफिकल्ट है. एब्स्ट्योर यानी सीधा सीधा व्हाट इज डिफिकल्ट. तो एब्स्ट्योर का मतलब एब्स्ट्योर, डिफिकल्ट. तो ऐसा है. तो एब्स्ट्योर यानी डिफिकल्ट. ठीक है. एक्सपाउंडिंग यानी मीनिंग देना. ठीक है. एक्सपाउंडिंग यानी इंटरप्रेट करना. तो इंटरप्रिटेशन सिग्निफाइज द एक्सपाउंडिंग द मीनिंग, तो उसको मीनिंग देना, ऑफ एब्स्ट्योर वर्ड्स, राइटिंग एक्सेट्रा, मेकिंग आउट देयर मीनिंग, एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग देम इन अ स्पेसिफाइड मैनर. A person is thereby aided in arguing, contesting and interpreting the proper significance of a section. तो ये करने के बाद ही एक व्यक्ति को हेल्प मिलेगी कि वो उसका मीनिंग निकाल सके, प्रॉपर सिग्निफिकेंस निकाल सके ऑफ अ सेक्शन, अ प्रोविजो, explanation or schedule to an act or any document, deed or instrument. ठीक है. तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? सिंपल बात अगर बोलो, सिंपल भाषा में, तो मीनिंग निकालना. ठीक है. तो ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने आपको आसानी से समझा दिया. ठीक है. इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. एक जोलोविक्स था, इसका विक्स से कोई लेना देना नहीं है. तो जोलोविक्स की एक बुक है, उसने लेक्चर्स है, उसने उस लेक्चर में एक बार बोला था, ज्यूरिस्प्रूडेंस में दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. लीगल इंटरप्रिटेशन. लीगल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? लीगल इंटरप्रिटेशन मींस यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन लगता ही नहीं. लीगल जब बोल दिया तो जैसा बोला है वैसा आप फॉलो कर लो बिना कुछ सोचे समझे. ये हो गया लीगल. दूसरा हो गया डॉक्ट्रिनल. डॉक्ट्रिनल का मतलब होता है जब उसको मीनिंग देना पड़ेगा. तो लीगल का क्या मतलब है? लीगल का मतलब है जैसा लिखा है वैसे ही मान लो, अपना दिमाग मत लगाओ. दैट इज कॉल्ड एज लीगल. ठीक है. आप लॉ के बीच में नहीं आ रहे, आप उसको मीनिंग नहीं दे रहे. इसको ही आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन. लिटरल यानी जैसे वर्ड बोल रहे हैं वैसा का वैसा आप उसको मान रहे हैं. दूसरा हो गया डॉक्ट्रिनल. डॉक्ट्रिनल का क्या मतलब है? आप उसका ट्रू मीनिंग निकाल रहे हैं. एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे. आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है, तो कुछ मेरे से पढ़े वाले भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरे से, लेकिन कहीं ना कहीं से पढ़ा है. तो इनकम टैक्स जो आपने पढ़ा है उसमें आपने क्या देखा? उसमें आपने देखा होगा एक सेक्शन नंबर 48 है, उसका प्रोविजो है, और एक केस है. ये पहले मैं ये बता देता हूं. समझो मेरे एक रिश्तेदार है, उन्होंने मेरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट किए थे. प्रॉपर्टी उनकी खरीदी गई कब थी? तो समझो उन्होंने खरीदे थे 2005 में. मेरे को गिफ्ट कब किए? तो 2015 में. ठीक है. अब मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं 2020 में. अब मेरे को बताओ इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे आप? यानी मैं ये जब बेचूंगा तो क्या मैं यहां से यहां तक के लूंगा इसको इंडेक्सेशन पर्पस के लिए, कि क्या मैं यहां से यहां तक के लूंगा? तो इंडेक्सेशन की बात कर रहा हूं मैं. टैक्सेशन आपने पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो यहां पे आप जब यहां पे उसको सेल करेंगे, अगर आप वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट पढ़ते हैं, सेक्शन 48 पढ़ते हैं, उसका प्रोविजो पढ़ते हैं, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है फ्रॉम द डेट व्हेन द असेसी हेल्ड द असेट. असेसी कौन है? मैं हूं. ठीक है. यहां पे गिफ्ट किया तो मेरे को तो यहां मिला, असेसी फर्स्ट हेल्ड ऑन दिस डेट. तो मेरे को तो यहां मिला, मेरे को गिफ्ट करके यहां पे मिला है, तो मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग तो ये हो जाएगा. ये हो गया लीगल इंटरप्रिटेशन. लीगल इंटरप्रिटेशन यानी आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, जैसा लिखा है वैसा का वैसा हाँ बोल दिया. लिटरल इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं आप, जैसे वर्ड बोल रहे हैं वैसा का वैसा आप मान रहे हैं. तो ये हो गया एक इंटरप्रिटेशन. दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है? दूसरा इंटरप्रिटेशन है जो एक केस हुआ था, अगर आपको याद होगा, आपने अच्छे से अगर पढ़े होंगे, तो मंजुला जे शॉ का एक केस हुआ था. याद आ रहा है कुछ? मंजुला जे शॉ में क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था? इसमें बोला गया था कि नहीं, यहां से इंडेक्सेशन देखा जाएगा. तो देखो दोनों इंटरप्रिटेशन सही है. आप इसीलिए जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब अपन ने इसके क्वेश्चंस देखे थे, तब आपको याद होगा कि अपन ने दोनों इंटरप्रिटेशन को सही माना था. वैसे आपने ये देखा होगा इंस्टीट्यूट ने यहां से लिया इंडेक्सेशन ज्यादातर केसेस में,
लेकिन अपन एसएससी के हिसाब से देखते हैं और इसीलिए अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने इंडेक्सेशन यहाँ से लिया था। ठीक है, तो अपन ने पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ से गिना है, क्योंकि अगर आप उसका लॉजिकल रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करो तो एक्चुअल में तो यहाँ बिका ही नहीं ना, इट इज नॉट ट्रांसफर, ये तो उसने गिफ्ट दे दिया है। तो गिफ्ट यानी रिलेटिव से गिफ्ट है तो इट इज नॉट इन ट्रांसफर, या विल हो गई, विल के द्वारा आ गया तो इट इज नॉट ट्रांसफर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये ट्रांसफर था ही नहीं, तो इसीलिए यहां से ही आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना चाहिए। तो ये हो गया था मंजुला जे शाह के केस में। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है या वो सही है, दोनों ही सही है। आप दोनों प्रकार के, इवन इनफैक्ट आप प्रैक्टिकल में भी देख चुके हैं, आपने ये देखा है टैक्स में जब आप ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो आप यहां से भी लोगे अगर तो ये भी सही रहेगा, और यहां से भी इंडेक्सेशन लोगे तो दैट विल ऑल्सो बी ओके। तो दोनों इंटरप्रिटेशन सही है, दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। तो क्यों दोनों पॉसिबल है? क्योंकि कानून दोनों अलाउ करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दिमाग से ये चीज निकाल लो कि लिटरल सही रहेगा, रीजनेबल गलत रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ जगह ऐसा होगा कि लिटरल का मीनिंग ही नहीं निकल रहा, गलत सलत निकल रहा, भलते ही कुछ हो रहा। जैसे उसने आपको बोली लेट्स हैंग आउट, तो क्या आप बाहर जाके लटकोगे क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे लिटरल अगर आप वैसा का वैसा मीनिंग निकालोगे तो गलत निकलेगा। तो लेट्स हैंग आउट का मतलब है बाहर जाके अपन कुछ खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल यहाँ पे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं अब बता रहा हूं आपको, दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन होते हैं, ये इसके हिसाब से नहीं, सिंपल रूल के हिसाब से दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन होंगे। एक होगा लिटरल और दूसरा होगा रीजनेबल। वही चीज यहां बताई गई है। लीगल बाइंड्स द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन, बाइंड है वहां पे, वो करना ही है, आपको कोई और मीनिंग नहीं निकालना है, आप वो जैसा है वैसा मान लो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लिटरल इंटरप्रिटेशन, लेकिन जोलोविक्स के हिसाब से दैट इज कॉल्ड एज लीगल इंटरप्रिटेशन। इसमें भी दो चीज बता दिया उसने, एक जो विद इन द स्टैट्यूट है, आप मीनिंग निकाल रहे हैं फ्रॉम विद इन द स्टैट्यूट, विद इन स्टैट्यूट, और दूसरा है आउटसाइड द स्टैट्यूट, यानी आप दूसरे कहीं से वो मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन आप मीनिंग कहां से निकाल रहे हैं? जो लिखा हुआ है वहीं से, आप कोई वहां रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं, जैसा लिखा है वैसा का वैसा। तो ये लीगल इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन में क्या बोल दिया? बाइंड्स द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन। फिर उसमें दो बोल दिया, ऑथेंटिक एंड यूजुअल। ऑथेंटिक यानी डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेशन इटसेल्फ, कानून में कहीं ना कहीं लिखा है, और यूजुअल यानी कम्स फ्रॉम सम अदर सोर्स, फॉर एग्जांपल केस लॉ, कस्टम्स, तो वहां से आया है। बट ये क्या है? ये लीगल इंटरप्रिटेशन है, आपको जैसा बोला है वैसा आप मान लो। दूसरा है डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल यानी यहाँ अपन लगाएंगे अपना दिमाग, दिमाग लगा के अपन इंटरप्रेट करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ इंटरप्रिटेशन काम ही नहीं कर रहे अपन, अपन कुछ कर नहीं रहे, जैसा लिखा है वैसा मान ले रहे, यहाँ पे दिमाग लगा रहे। ठीक है, तो पर्पस इज टू डिस्कवर द रियल एंड ट्रू मीनिंग, असली मकसद क्या है उसका प्रोविजन का, वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें दो चीज देखी जाती है, एक तो ग्रामर देखोगे आप, जिसमें ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच यूज किया है। तो ग्रामर कैसे यूज किया है? मे है, शैल है, कब मे को मे वर्ड यूज करना, मे को कब शैल पढ़ सकते हो, तो ये सब रूल्स जो है ये पढ़ोगे आप। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में देखा है। फिर लॉजिकल, लॉजिकल का क्या मतलब है? ये तो वर्ड्स के भी बियॉन्ड जाएगा, जैसे ये मंजुला जय शाह वाला केस है, दैट इज लॉजिकल। ठीक है, लॉजिक के हिसाब से आप सोचो, यहां तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो कोर्ट ने बोला कि भाई यहीं से आप देखोगे, जो पीरियड ऑफ इंडेक्सेशन वगैरह ये सब यहीं से देखा जाएगा। ठीक है, दैट इज द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, बोथ द इंटरप्रिटेशंस आर करेक्ट। ठीक है, तो goes beyond the words, तो beyond the words and tries to discover the intention of the statute। ठीक है, ऐसा है, तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिनल। तो ये दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन बोला है जोलोविक्स के हिसाब से, दो बोला है पहले, लीगल एंड डॉक्ट्रिनल। लीगल का मतलब है वैसा को वैसा मान लो जैसा लिखा है, डॉक्ट्रिनल यानी नहीं, उसका असली मीनिंग निकालो। फिर लीगल में ही दो, एक विद इन द स्टैट्यूट, दूसरा आउटसाइड द स्टैट्यूट, और डॉक्ट्रिनल में दो, ग्रामेटिकल रूल्स लगा के मीनिंग निकालो, और जो लॉजिक है उसके हिसाब से मीनिंग निकालो। ठीक है, तो ऐसा है। फिर फिट्जजेराल्ड आया, उसने भी कुछ बोल के गया, उसने भी बोला दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन है, लिटरल एंड फंक्शनल। वही हो गया, लिटरल यानी जैसा है वैसा कोई सा मीनिंग निकालो, और फंक्शनल यानी उसको और उसको रियल मीनिंग ऑफ द लॉ समझो, यानी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, लिटरल एंड रीजनेबल। ठीक है, तो अल्टीमेटली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, लिटरल एंड रीजनेबल, ये बेसिक हो गया। ठीक है, और आगे देखेंगे हम, तो मेजर क्लासिफिकेशन ये दो हो गया। तो लिटरल वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ द
लॉ प्लेस अ सर्टन इंटरप्रिटेशन एंड फंक्शनल में डिपार्ट्स फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द लॉ एंड लुक फॉर द ट्रू इंटेंशन। ठीक है, तो ऐसा है। यहां तक अभी भी जो हमने पढ़े, यहां तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस पे आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो कब आप ये यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, इसके प्रिंसिपल, तो यही अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ये सिर्फ आपको 4 पॉइंट में दिया है, तो इतना पढ़ लेते हैं, फिर अपन बाकी आगे भी पढ़ेंगे। तो आज अपन ये कंप्लीट करेंगे और इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस पढ़ेंगे और डेनिंग ने क्या बोला ये पढ़ेंगे। यहां तक के आज अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। पहला है, इन ऑर्डर टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ ऑफ स्टैट्यूट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड टू कंक्लूड द रियल मीनिंग ऑफ द लॉ एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड एनेक्टिंग इट। ठीक है, तो रियल मीनिंग और इंटेंशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लॉजिकल या ग्रामेटिकल या रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ, ये रीजनेबल देख रहे हैं अपन, ये कब यूज करना, कब रीजनेबल लगना चाहिए, कब लिटरल लगना चाहिए, ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, तो कभी कभी दोनों भी सही माने जाते हैं, एक्ट में क्या लिखा है वो भी, और जो केस में हुआ था या जो लिटरल रीजनेबल इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो भी, लिटरल एज वेल एज रीजनेबल बोथ आर कंसिडर्ड एज करेक्ट। फिर मीनिंग, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कंसर्न्स इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ। तो सिर्फ वर्बल एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स यूज किए हैं उसको ही आप मीनिंग निकाल रहे हैं। फिर लेकिन इट डज नॉट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ, ये उसके बियॉन्ड नहीं जाता। वेयर एज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑन द अदर हैंड सीक्स मोर सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये किसके हिसाब से बता रहा है, अब ये इसका, ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल, तो ये ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। तो ग्रामेटिकल और लॉजिकल दोनों ही कब लगते हैं, तो जब रियल मीनिंग निकालना है आपको, इंटेंशन देखना है तब। लेकिन ग्रामेटिकल सिर्फ एक्सक्लूसिवली, बाकी चीजों को छोड़ के, एक्सक्लूसिव यानी बाकी जगह नहीं, तो सिर्फ वर्बल इंटरप्रिटेशन देखते हैं आप। ग्रामर के रूल लगाओ, शैल, मीन वगैरह जो भी वर्ड है, इंक्लूड्स, ये सब आप यूज कर रहे हैं। और लॉजिकल में आप क्या कर रहे हैं, लॉजिकल में आप उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स में नहीं भी लिखा है तो भी आप वहां पे उसके बियॉन्ड जाके उसका मीनिंग निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल इन द कोर्ट इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द सोल फॉर्म अलाउेबल, ज्यादातर केसेस में। बट कभी कभी आप देखोगे थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज दिखेगा, बट ये बेसिक रूल है, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। द कोर्ट कैन नॉट डिलीट और एड टू मॉडिफाई द लेटर ऑफ लॉ। कोर्ट ये कभी नहीं कर सकता कि वो कानून को बदले। कोर्ट को कानून बनाने के अधिकार नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया हूं कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें याद होगा आपको, पार्लियामेंट है जो लॉ बनाता है, फिर गवर्नमेंट है जो लॉ अप्लाई कराता है, जो फॉलो करवाता है, और जुडिशरी है। इसमें सबके काम अलग हैं। ये पार्लियामेंट क्या है, ये लॉ बनाएंगे। गवर्नमेंट क्या है, ये एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और जुडिशरी क्या है, इंटरप्रीट करेंगे। तो ये 3 पिलर्स हैं। तीनों पिलर एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। कभी आप ये नहीं देखोगे गवर्नमेंट लॉ बना रही है, कभी आप ये नहीं देखोगे जुडिशरी लॉ बना रही है, कभी आप ये नहीं देखोगे पार्लियामेंट इंटरप्रेट कर रहा है या गवर्नमेंट इंटरप्रेट कर रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी अगर संतुष्ट नहीं होती है लॉ से, तो गवर्नमेंट खुद भी जाती है जुडिशरी के पास। ठीक है, तो लॉ बनाना इसके हाथ में नहीं है, वही लाइन वहां लिखी है कि लॉ बनाया नहीं जा सकता। तो द कोर्ट कैन नॉट डिलीट और एड टू मॉडिफाई द लेटर ऑफ लॉ। ठीक है, तो कोई चीज वो लिख नहीं सकता लॉ में, कोई चीज हटा नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ इंटरप्रेट कर सकता है, उसका सही मतलब निकाल सकता है, रीजनेबल मतलब निकाल सकता है। ठीक है, कोई वर्ड जबरदस्ती उसमें नहीं डाले जाएंगे। फिर वही आगे दिया है, हाउएवर, लेकिन अगर लॉजिकली कुछ डिफेक्ट है या एम्बिग्यूटीज है, एक जगह कुछ लिखा है दूसरी जगह कुछ लिखा है, तो फिर वो कोर्ट देखेगा कि ये सही है या वो सही है। तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन तब लगाएगा वो जब उसको लगेगा कि नहीं, ये यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, वहां पे ऐसा लिखा है, अगर आप ये मीनिंग निकालोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मंजुला जे शॉ में बोला
मंजुला जेशा में क्या बोला, अगर आप शुरू से ये नहीं दोगे इंडेक्सेशन तो उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक तो ट्रांसफर आया नहीं और पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मंजुला जे शॉ में उसने रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लिया था, ठीक है। तो ऐसा है। तो हाउएवर वेयर द लेटर ऑफ लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ एम्बिग्यूटी, तो एम्बिग्यूटी रही तभी आप जाते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में। Inconsistency or incompleteness, the court is under a duty to travel beyond the words. So beyond the letter of law, यानी beyond the words, so as to determine the true intention of the legislature. तो true intention देखना है अपने को, so that a statute is enforceable at law, however unreasonable it may be. तो ये भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। The duty of court is to administer the law as it stands, जैसा है वैसा का वैसा उसका मीनिंग निकालना, rather it is just और अनरीजनेबल, ठीक है। वो फिर कैसा भी रहे, रीजनेबल अनरीजनेबल लग रहा वो नहीं, उसको ये देखना है कि क्या सही है। ज्यादातर केसेस में ये रूल लगेगा, क्या दिया है वो रूल लगेगा। However, if there are two possible constructions, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन तभी लगता है जब दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक देख रहे हैं अपन, ये बहुत डिटेल में अपन हर एक इंटरप्रिटेशन के रूल को देखेंगे, ठीक है। However, if there are two possible constructions of a clause, अगर कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन अभी आप एक ही मान लो, बस अगले पॉइंट पे मैं दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूं, ठीक है। ऑफ द क्लॉज द कोर्ट्स मे प्रेफर द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, तो कोर्ट्स वहां लॉजिकल कंस्ट्रक्शन मानेंगे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मानेंगे जहां पे एम्बिग्यूटीज है। फिर which emerges from the setting in which the clause appears and the circumstances in which it cannot be enacted and also the words used therein, ठीक है। तो जैसे मंजुला जे शॉ का केस है वो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे इंडेक्सेशन वाला, कि कानून बोलता है, एक्ट में लिखा है कि इंडेक्सेशन होगा व्हेन द असेसी हेल्ड द असेट। अब देखो ये क्लैरिटी नहीं थी, अगर वहां क्लियरली लिखा होता कि नहीं ये नया एसएससी जब से होल्ड कर रहा तब से ही वो माना जाएगा, तो फिर वैसे ही होता, फिर वहां पे पीछे के डेट से नहीं मिलता इंडेक्सेशन। ये जो मैंने आपको केस बताया, यहाँ पे अगर कानून में लिखा होता कि नहीं जब अभी जो असेसी होल्ड कर रहा है वही व्यक्ति के हाथ में, तो वो जब से होल्ड कर रहा तब से ही, तो उसके लिए तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से उठाते हैं आप, यहाँ से, तो यहाँ से उठाते हो तो इंडेक्सेशन भी यहाँ से मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्लियरली लिखा होता उसमें कि नहीं आप भले ट्रांसफर हो गिफ्ट हो लेकिन आप यहीं से इंडेक्सेशन लोगे, तो फिर वैसा ही होगा, फिर वहां पे कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एम्बिग्यूटी है, इट इज नॉट क्लियर, वहां क्लियरली नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि इंडेक्सेशन जब फर्स्ट हेल्ड किया, वहां ऐसा नहीं लिखा है यहाँ से, जब फर्स्ट हेल्ड किया था असेसी ने, एंड बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर, तो कोर्ट ने बोला कि ट्रांसफर नहीं है तो इट विल बी डीम्ड दैट यहाँ पे फर्स्ट हेल्ड किया है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है। तो डिटेल में देखेंगे, अभी एकदम बेसिक देख रहे हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा इस पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझेगा तो आपको बड़ा मुश्किल जाएगा। इंटरप्रिटेशन इन कंस्ट्रक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अब दोनों का डिफरेंस बताएं। इंटरप्रिटेशन किस चीज का हो सकता है, तो कोई भी चीज का, एक सिंपल वर्ड का, उसका भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरे चीजों को साथ में रखते हुए देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ही लो, जैसे मैंने बोला कि उसने आके आपको बोली कि आई लव यू, अब इसने आपको जाके बोल दी, ये क्या हो गया, ये एक वर्ड हो गया, एक सेंटेंस हो गया, इसको आप इंटरप्रेट करोगे तो क्या मतलब निकलेगा कि वो आपसे प्रेम करती है, लेकिन इसका मतलब क्या है यानी क्या वो आपको राखी बांधना चाहती है, वो भी प्रेम होता है। तो बहुत प्रकार का होता है, आप पिताजी को बोल सकते हैं अपने, और भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आई लव यू, बाद में बोले अरे मैंने तो एज अ फ्रेंड बोली थी। तो इंटरप्रिटेशन यानी आप बोल रहे हैं कि हाँ वो मुझसे प्यार करती है, ये हो गया इंटरप्रिटेशन। लेकिन कंस्ट्रक्शन यानी क्या, कंस्ट्रक्शन यानी जब बाकी चीजों को आप साथ में रखोगे, उसके बाद क्या हो रहा है, वादे किए जा रहे हैं, क्या हो रहा, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या उसका एक्चुअल मीनिंग था। तो इंटरप्रिटेशन कैन बी ऑफ द वर्ड एज वेल, बट कंस्ट्रक्शन जो है इट इज वाइडर, उसमें सब चीजें देखने के बाद आप मीनिंग निकालोगे। तो कंस्ट्रक्शन इज द गिविंग ऑफ मीनिंग, रियल मीनिंग निकालना, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन यानी सिर्फ आपने उसको समझ लिया, दैट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे उसने बोली आई लव यू, ये हो गया इंटरप्रिटेशन, उसको आपने समझ लिया कि हाँ वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन इसको एक कंस्ट्रक्शन क्या बोलेंगे अपन, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब आप ये सब चीजों को साथ में रख के देखोगे, यानी इसका मतलब क्या है, क्या शादी करने का है या क्या बस घूमना फिरना है, ये सब जो है
दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा? जब आप सब चीजों को साथ में देखोगे। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताई गई है, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन डिफर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। Interpretation is finding out the true sense of any form, and construction is the drawing of conclusion। आप उससे मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, फाइनल मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। रिस्पेक्टिंग सब्जेक्ट्स दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट। तो जो बोला है उसमें वो नहीं है क्लियर, बट फिर भी उसका मीनिंग आप निकाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। तो वो ज्यादा जरूरी होता है कि आपने सही मीनिंग निकालना चाहिए। आप गलत मीनिंग निकालोगे तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए तो हो सकता है। तो वही दिया है। तो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? वो इवन एक सिंगल वर्ड का हो सकता है, बट कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाएगा। तो कंक्लूजन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वही दिया है। इंटरप्रिटेशन इज टू गिव मीनिंग टू द वर्ड। तो एक शब्द को मीनिंग देना, दैट इज इंटरप्रिटेशन। It can be even a single word, but construction means reaching the conclusion after reading the statute or provisions of the whole of a whole law बोलना चाहिए, या statute, even beyond the words। ठीक है, तो ऐसा है। However, the two terms interpretation and construction overlap each other, and it is rather difficult to state which where interpretation leaves off and construction begins। ठीक है, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ इंटरप्रिटेशन खत्म हुआ और कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन एक साथ आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसका सही मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक पॉइंट है, बस इतना पढ़ लेते हैं। व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों है, इंटरप्रिटेशन की हमको जरूरत क्यों है? तो यहाँ पे एक डेनिंग करके बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने बोला है, डेनिंग। तो डेनिंग का क्या बोलना था? डेनिंग का ये बोलना था, कंस्ट्रक्शन की जरूरत इसीलिए, इंटरप्रिटेशन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कानून एकदम परफेक्ट नहीं है। अगर कानून में लिखा है, समझो कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी का मर्डर कर देता है, मार डालता है किसी को, तो उसको सजाए मौत दे दी जाए। तो यहाँ पे देखो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने समझो किसी को मारा, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो मेरे को सजाए मौत हो जाएगी। फिर रीजन नहीं देखा जाएगा क्यों मारा था। हो सकता है मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा था, वो मेरे को मारने आया था, मैंने उसका हाथ पकड़ा, ऐसा चक्कू घुमा दिया और उसी को लग गई। तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ आप ऐसा डायरेक्ट रूल बना दोगे कि जिसने भी किसी का मर्डर किया तो उसको सीधा सजाए मौत, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसीलिए इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो क्यों इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, उससे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और लॉ परफेक्ट भी नहीं होते। जो भी लॉ बनाए गए वो किन्होंने बनाया? इंसानों ने बनाया। और क्योंकि इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं तो परफेक्ट नहीं होती, उसमें गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि जब लॉ बनाए गए हो सकता है उस टाइम चीजें कुछ और थी। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं ईमेल का जिक्र नहीं आता, एसएमएस का जिक्र नहीं आता, व्हाट्सएप का जिक्र नहीं आता, क्योंकि ये जब बनाया गया उस समय कुछ चीजें और थी। उसमें लेटर के द्वारा जरूर बताया गया है कि जब लेटर के द्वारा आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रूल्स लगेंगे, लेकिन उसमें ईमेल वगैरह के बारे में नहीं बताया गया। तो क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि उस टाइम नहीं हुआ करता था, उस टाइम कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था। तो ऐसे केसेस में अगर वो परफेक्ट नहीं है, तो आज अगर कोई ऐसा गड़बड़ होती है, ईमेल के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां क्या रूल्स लगेंगे? तो इंटरप्रिटेशन स्किल्स यूज करके आप बोल सकते हैं वहां कौन से रूल्स लगेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है। दूसरी चीज, एक पहली चीज क्या है, परफेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते, आगे क्या आ जाएगा आपको थोड़ी पता है। जैसे जब कंपनीज एक्ट 1956 था, तब ई फाइलिंग का कंसेप्ट नहीं था। उनको थोड़ी पता था कानून बनाने वालों को कि कुछ टाइम बाद ई फाइलिंग आएगा। कंप्यूटर के भी कंसेप्ट नहीं हुआ करते थे। कंप्यूटर भी जो है वो तो 1990 के बाद ज्यादा देखने को मिले। पहले, उसके पहले तक के मेरे को भी याद है कि मेरे घर पे एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसपे पिताजी अपना काम करते थे। उसके पहले टाइपराइटर हुआ करता था। तो ये जो वक्त है, वक्त के साथ चीजें बदलती है और इसीलिए कानून भी बदलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कानून वैसे के वैसे नहीं हो सकते, जैसे एकदम परफेक्ट होना चाहिए वैसे नहीं हो सकते। और इसीलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते। हो सकता है कल चल के कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपने यहाँ से लेटर फेंका और उधर पे जाके आरओसी में गिर गया। अब ये अभी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है आ जाए कल। नहीं, एक्चुअल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आज आप देख रहे हैं सब इम्पॉसिबल था, आज से 50 साल पहले ये सब इम्पॉसिबल था।
घर पे बैठे बैठे कहीं भी मोबाइल लेके जा रहे हैं, कहीं से भी किसी से भी बात कर रहे हैं। 50 साल पहले इम्पॉसिबल था। ये ईमेल हो गए, इम्पॉसिबल था। ये लाइव टीचिंग हो गई, इम्पॉसिबल था। तो ये सब चीजें इम्पॉसिबल थी आज से 50 साल पहले। तो हो सकता है कल ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, यहाँ से अपन ने लेटर फेंके और आगे पहुंच गया। इसीलिए अपन आगे का नहीं बता सकते, और इसीलिए आगे के रूल्स कैसे बनाएंगे अपन। और इसीलिए जो डेनिंग है, डेनिंग का बोलना था कि इंसान फ्यूचर नहीं देख सकता, और इसीलिए लॉ परफेक्ट नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि फ्यूचर में चीजें बदल जाएगी। और दूसरी चीज, ये बनाए जाते हैं लैंग्वेज में। कोई भी इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, लैंग्वेज में लिखा है। और कोई लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती। हर लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग पॉसिबल है, अलग अलग वर्ड्स के। तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, और इसीलिए ये मैथमेटिकल प्रिसिशन की लैंग्वेज नहीं है। यानी लैंग्वेज अगर आप देखो तो वो अलग अलग हो सकती है, वहां पे गड़बड़ हो सकती है। वो मैथ्स थोड़ी है कि परफेक्ट होगा, सिर्फ मैथ्स परफेक्ट है। इवन फिजिक्स परफेक्ट नहीं होता, मैथ्स परफेक्ट है। मैथ्स आप यहाँ पे बोलो, चांद पे जाके बोलो 2+2 4 होंगे तो 4 ही होंगे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स जो है वो भी चेंज होता है। आपका वेट यहाँ कुछ और है, चांद पे कुछ और होगा, तो ये चेंज हो जाता है। सिर्फ मैथ्स परफेक्ट होता है, और लैंग्वेज भी परफेक्ट नहीं होती। जैसे आप सिक्योरिटी की बात करो, सिक्योरिटी के अलग अलग मीनिंग है। आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो आप सिक्योरिटी का क्या मीनिंग निकालोगे? आप मीनिंग निकालोगे सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सिक्योरिटी है। वहीं आप कोई महिला सशक्तिकरण का एक्ट पढ़ रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वहां सिक्योरिटी लिखा है विमेन सिक्योरिटी, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये वाली सिक्योरिटी नहीं है, वहां सिक्योरिटी यानी रक्षा करना, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसीलिए दो चीज, एक कि फोर्स ही नहीं कर सकते हम फ्यूचर को, और इसीलिए फ्यूचर चेंज हो सकता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए आपके लॉ परफेक्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज, लॉ क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि वो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और लैंग्वेज में लिखे जाने के कारण इसमें गड़बड़ दिखती रहेगी आपको, ठीक है। तो क्योंकि लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती, तो ये दो चीज हैं, इसके कारण लॉ परफेक्ट नहीं है। और लॉ परफेक्ट नहीं है इसीलिए आपको लगता है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन लगता है ये अच्छी बात है, ये भी बोल दिया। डेनिंग ने ये भी बोला कि ये अच्छा है कि आपके लॉ परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होते तो फिर गड़बड़ हो जाती। जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, और लिखा है लॉ में कि अगर आपने मर्डर किया है तो आपको सीधे सजाए मौत, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बेचारा जज जो रहेगा, जज बोलेगा हाँ इसको मार डाला जाए। फिर लेकिन रीजन बताऊंगा मैं कि नहीं ये तो सेल्फ डिफेंस, वो बोले नहीं नहीं लॉ में लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए जज के पास फिर ऑप्शन ही नहीं रहेगा अगर ये एकदम परफेक्ट हो जाए तो इट इज बेटर कि इट इज नॉट परफेक्ट। तो डेनिंग ने ये भी बोला कि परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट नहीं है ये अच्छी बात है, ठीक है। और अगर परफेक्ट होता तो जज सिर्फ हाथ बांध के बैठ जाता, बोल देता अब लॉ में लिखा है क्या करूं, अब तो तुमको सजा होंगी। तो ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉ इज नॉट परफेक्ट, और इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वही है। तो इसने पूरा वो बोला है स्पेसिफिकली, देखते हैं अपन। तो डेनिंग ने क्या बोला है? हैज सेड ऑन द नीड फॉर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, इट इज नॉट विद इन द ह्यूमन पावर्स टू फोरसी, फोरसी नहीं कर सकते फ्यूचर, द मैनिफोल्ड सेट्स ऑफ फैक्ट्स विच मे अराइज। तो जो आगे आ सकते हैं फ्यूचर में, वो चीजें आप नहीं देख सकते, पहली चीज ये। एंड इवन इफ इट वर, अगर आप देख भी सकते थे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फॉर देम इन टर्म्स फ्री फ्रॉम ऑल द एम्बिग्यूटीज। तो अगर ये देख भी सकते थे आपके आगे ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर भी आप हर चीज नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में लिखा गया है। तो वही दिया है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिशन, परफेक्शन नहीं है उसमें। और लिटरेचर वुड बी मच पुअरर, और खराब होते इफ इट वर, अपने लिटरेचर अपने बुक्स वगैरह और खराब हो जाती अगर ये परफेक्ट होती तो। क्यों? क्योंकि वेयर अ डिफेक्ट अपीयर्स अ जज कैनॉट सिंपली फोल्ड हिज हैंड्स एंड ब्लेम द ड्राफ्टमैन। कानून बनाने वाले नहीं बना दिया, अब क्या सजा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। He must set to work on the task of finding the intention of Parliament, and he must do this not only from the language of the statute but also from a consideration of social conditions which gives rise to it, and of the mischief which it passed to remedy, and then he give full force and life to the intention of the legislature। अब ये वाला वर्ड मैं आपको आगे बताऊंगा, ये जो है ये आगे आएगा। मिस्चिफ क्या होता है, रेमेडी क्या होती है, ये एक मिस्चिफ रूल है, उसमें ये समझेगा। तो आप सिर्फ जितना मैंने बताया उतना अभी ध्यान रखो, ये सब आगे क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि ये जरूरी क्यों है इंटरप्रिटेशन, ये डेनिंग ने बताया है। डेनिंग ने बोला है दो चीज, एक आप फ्यूचर नहीं देख सकते,
और इसीलिए आप अच्छे से कानून नहीं बना सकते। दूसरा, अगर आप देख भी सकते थे तो भी लैंग्वेज में लिखे हैं और लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती, तो इसीलिए लॉ परफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये अच्छा है, परफेक्ट नहीं है? तो आंसर है हाँ। अगर परफेक्ट होता तो फिर जो जज है वो तो सीधा सीधा सजा सुना देता और बोलता मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कानून में लिखा है। अब लेकिन क्योंकि परफेक्ट नहीं है तो वो वहां पे मीनिंग निकाल सकता है। ठीक है, तो ये बोला है डेनिंग ने। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। चलिए, थैंक यू।